फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल यूपी गवर्नमेंट एग्जाम में। आज हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में। इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में। दोनों ही टॉपिक पेट के सिलेबस में है। हालांकि ये टॉपिक किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ तो सिलेबस में एक स्पेशली मेंशन करके रखा हुआ है, तो वहाँ पर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और अगर आप किसी और एग्जाम को भी तैयारी कर रहे हैं तो जीके के लिहाज से, पॉलिटी के लिहाज से भी इस टॉपिक को आपको पढ़ना ही पड़ता है। इसके क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट। अगले टॉपिक में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि अगर दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो काफ़ी वीडियो लंबा भी हो जाता है और चीज़ें समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आज सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो उसे लाइक करिए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? एक बेसिक बात है, वो करता है राष्ट्रपति। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये लोग त्यागपत्र जो देते हैं वो भी आपके राष्ट्रपति को ही देते हैं। 65 वर्ष इनकी मैक्सिमम एज है, मिनिमम एज का कोई डिस्क्राइब नहीं किया गया है। हालांकि जो मैक्सिमम एज है वो 65 वर्ष तक है। 65 वर्ष पे रिटायर होते हैं। हालांकि जो हाईकोर्ट के जज होते हैं वो 62 वर्ष उनके लिए दी गई है, यहाँ पर 65 वर्ष है। तीन चीजें आपने पढ़ी। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। त्यागपत्र ये किसको देते हैं? ये भी राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, और शपथ जो है वो भी राष्ट्रपति के सामने ही दिलाई जाती है, ये भी आप याद रखिए। ठीक है, तो इतनी चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए, अगर न्यायाधीश कोई बनता है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? एक पहली कंडीशन, भारत का नागरिक हो, बहुत बेसिक कंडीशन है। अच्छा, आगे किसी उच्च न्यायालय का 2 या 2 से अधिक, मतलब या तो एक हाई कोर्ट में या 1, 2, 3 हाई कोर्ट में, जो भी हो, 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में मिला के 5 साल तक आप न्यायाधीश होना चाहिए आपको, तब आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। और क्या होना चाहिए कि उन्हीं न्यायालयों में, यानी एक से अधिक या 2 से अधिक न्यायालयों में 10 वर्ष तक आपने जो है अधिवक्ता के रूप में, एक वकील के रूप में या वकालत की हो, तो भी आप इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं और आप वहाँ के न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के बन सकते हैं। कुछ और जानकारी ले लेते हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था की सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। इसका मतलब ये है, भारत में चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, इन सभी में सबसे टॉप पर कौन है? वो है सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है ये तो आपको पता ही है, दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना को भी 26 जनवरी 1950 को हुई और 2 दिन बाद उसका उद्घाटन हुआ, यानी 28 जनवरी 1950 को उसका उद्घाटन हुआ। संविधान के किस भाग में इसका जिक्र है? भाग 5 में है। अनुच्छेद कौन सा है? 124 से 147 तक है। और वर्तमान में 34 सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, यानी कि एक जो है वो चीफ जस्टिस हैं, बाकी 33 टोटल मिला के कितने हैं? वो इस समय हैं 34। ठीक है, इनका जो वेतन होता है इसका निर्धारण कौन करता है? वो हमारी संसद करती है। ठीक है, संसद इनका वेतन निर्धारित करती है। 65 इनकी वर्ष आयु जो है रिटायरमेंट की है। इन्हें सेवानिवृत्त कब होते हैं? ये 65 वर्ष की आयु पर होते हैं। ठीक है, तो ये सब बेसिक फैक्ट हैं। और एक चीज और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, यह एक देश का सुप्रीम कोर्ट होगा, अनुच्छेद 124 के तहत है और 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये भी आप याद रखिएगा। और अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो लिया कहाँ से गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। अब हम लोग कुछ एमसीक्यूज लगाते हैं ताकि चीजें और देखेंगे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? यानी सुप्रीम कोर्ट के अगर किसी जज को आपको हटाना है तो वो कैसे हटा सकते हैं? मुख्य न्यायाधीश की इच्छा अनुसार, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो कह देगा तो हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर या राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर, तो ऐसा नहीं है। हटाएगा राष्ट्रपति ही, पर जहाँ चीफ जस्टिस जो होगा उसकी सिफारिश पे हटाएगा। तो इस तरीके से आप किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ठीक है, केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का प्रवर्तन या संविधान के उल्लंघन का संरक्षण। यानी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के मामले में या फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड जो भी टॉपिक हो सकते हैं, जो भी विवाद हो सकते हैं, उन दोनों में जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनवाई कर सकता है। तो इन दोनों मामलों में दोनों चीज़ें कॉमन हैं। आंसर होगा मूल अधिकारों के प्रवर्तन के बारे में।
ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तदर्थ यानी एडहॉक जो होते हैं, अगर मान लीजिए किसी चीज़ को, किसी भी मीटिंग को संचालन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में चीज़ें नहीं हैं, पर्याप्त मात्रा में सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं हैं, तो तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं। ये कहाँ किए जाते हैं? ये सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में किए जाते हैं। आर्टिकल जो है 127 के तहत किए जाते हैं। राष्ट्रपति करता है, पर वो एक जो सलाह किससे लेता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेकर राष्ट्रपति जो है वो तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करता है सर्वोच्च न्यायालय में। क्वेश्चन आया हुआ भी है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अगर कोई कार्यवाहक न्यायाधीश आपको बनाना है, मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर नहीं है, अब्सेंट है या किसी कारण उसका पद खाली है, तो अगर आपको कार्यवाहक के रूप में बनाना है तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा? वो करेगा भारत का राष्ट्रपति। देखिए, जितने भी फैक्ट इससे बन सकते हैं अच्छे लेवल के, वो भी चीज़ें यहाँ पर क्लियर आपको होते हुए चलेंगे, ठीक है। तो कार्यवाहक का कौन नियुक्ति करता है? वो करता है भारत का राष्ट्रपति। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कौन बताता है? आपको बता चुके हैं कि वेतन जो निर्धारित करता है वो करती है संसद, ठीक है। संसद उनकी सैलरी के बारे में डिस्कशन करती है कि उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। ये डिसाइड कौन करेगा? भारतीय संसद करेगी। आपको और फैक्ट जाने हैं, भारत की संसद आर्टिकल 79 के तहत होगी, और राज्यसभा जो है वो 80 के तहत होगी, और लोकसभा जो होगी वो 81 के तहत होगी। यानी 3 आर्टिकल सरल यानी कि सा में संसद, रा में राज्यसभा और ला में लोकसभा। आर्टिकल आपका जो है 79 प्लस बोलिए 80 और उसके बाद 81, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति बार बार आ रहे हैं तो याद रखिए, भारत का जो 52वां अनुच्छेद है संविधान का, इसके तहत भारत के राष्ट्रपति होंगे, और 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये दोनों आर्टिकल आप याद रखिए। आगे देखिए, जनहित याचिका PIL कहाँ प्रस्तुत की जाती है? ठीक है, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में डालिए, चाहे आप हाई कोर्ट में डालिए, ठीक है, कहीं पर भी, केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, केवल राज्य के उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में, यहाँ ठीक है, दोनों में होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर होगा डी वाला। चाहे हाई कोर्ट में आप डालिए PIL, चाहे सुप्रीम कोर्ट में डालिए, दोनों जगह पर इसकी सुनवाई होती है, तो आंसर होगा बोथ, ठीक है। दोनों में PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, और PIL जनहित याचिका उसे हिंदी में कहते हैं। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में से कहीं पर भी आप याद रखिए। हाई कोर्ट, देखिए, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 के तहत होता है, और इस 2 को आगे ले आइए और एक पीछे ले आइए, 214 के तहत एक हाई कोर्ट होता है, जो कि हर राज्य का एक हो सकता है, कभी कभार 2 राज्यों का एक उच्च न्यायालय भी होता है, ठीक है। 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, जबकि 215 के तहत हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। देखिए, जितने फैक्ट मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, उनको नोट डाउन करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि इतनी चीज़ को पढ़ने के लिए आपको अलग से वीडियो देखने पड़ते हैं, अलग से चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, जबकि यहाँ पर इतनी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? सीधी सी बात है, ऐसा कौन सा केस आया था, ऐसा कौन सा वाद विवाद आया था जिसमें ये मूल ढांचे को चैलेंज किया गया था? तो आंसर होगा केशवानंद भारती वाद 1973 के तहत, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक केस बना था, ठीक है। इसी के तहत एक तरीके से संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था, और ये काफ़ी बड़ा मतलब चर्चा में रहा था, याद रखिएगा। केशवानंद भारती केस 1973 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, पर किसकी सलाह पर? राज्यसभा द्वारा, लोकसभा की सलाह पर, रक्षा मंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री सलाह पर, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के अगर न्यायाधीश आपको बनाने हैं, तो सबसे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी सलाह पर करेगा कौन? वो करेंगे राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? यानी कि अगर संख्या बढ़ानी हो तो वो कौन बढ़ाएगा? संसद बढ़ाएगी, संसद ही उनकी सैलरी डिसाइड करेगी, ठीक है। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। देखिए, अब आपको चीज़ें बेसिक आपको याद भी हो चुकी होंगी, अगर नहीं भी याद हो पा रही हैं तो 1-2 बार वीडियो देखेंगे, आपको चीज़ें और भी याद हो जाएंगी। नोट्स बना लें, सबसे बेटर है।
सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो आपने हाई कोर्ट में, चाहे वो एक हाई कोर्ट हो या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट हो, उनमें कितने वर्ष तक कम से कम आपने जो है एडवोकेट के रूप में काम किया है, तो आंसर होना चाहिए 10 वर्ष तक, ठीक है। जबकि अगर जज के रूप में कहता तो जज के रूप में आपने 5 वर्ष तक काम किया होता, वकील के रूप में आपने 10 वर्ष काम किया होता, तब आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल हैं। आगे देखिए, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, लोकसभा या सर्वोच्च न्यायालय? तो सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे बड़ी पावर है यह अंतिम रूप से संविधान की व्याख्या करना। इसे संविधान का संरक्षक भी कहते हैं। इसे संविधान के एक तरीके से जो संरक्षक होता है, संरक्षण देने वाला, उसे भी कहते हैं। तो आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124। बार बार मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद होती रहें। आधी चीज़ें आपको वीडियो ख़त्म होते तक याद हो चुकी होंगी, ये मेरा मानना है। न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायाधीश को निम्न में अधिकार है। देखिए, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऐसा कानून बन गया है जो आपके फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो ऐसे केस को, ऐसे कानून को फिर से देखना न्यायिक पुनरावलोकन में आता है। और आपको उन्हें लग रहा है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो खत्म कर सकता है। तो कौन सा आंसर होगा हमारा? यदि कोई कानून आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे संवैधानिक किया जाए। निचले न्यायालय के आदेशों का, निचले न्यायालयों के निर्णय का, कानून का दृष्टिकोण में परीक्षण किया जाए। बताएं, ठीक है। तो आंसर होगा कोई ऐसा कानून जो संविधान के विपरीत हो, तो ऐसे मामले में न्यायिक पुनरावलोकन होगा और उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। ये होता है न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में। आर्टिकल 137 है, ये भी आप अगर कभी कभार पूछ लेता है, तो 137 के तहत जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन की पावर है किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। आगे देखिए, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई? यानी PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है, ये किस देश में शुरू हुई? आंसर होगा USA, ठीक है। USA जो है, इसकी शुरुआत हुई PIL की। और PIL कहाँ जारी की जाती है? चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में करिए, चाहे हाई कोर्ट में करिए, जनहित याचिका जो है होती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के का जो क्षेत्र का अधिकार है, ये कौन बढ़ा सकता है? ये संसद बढ़ा सकती है, ठीक है। संसद विधि द्वारा विधि बनाकर इसको जो है, इसके क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकती है। आगे देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश का पुनर्विलोकन करता है? पुनर्विलोकन, वही हमने आपको बताया था, आर्टिकल 137, 137 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। यानी कि ऐसा कोई कानून जो मूल संविधान में कुछ चेंजेस ला रहा है या उसका हनन कर रहा है, तो आर्टिकल 137 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन होके उस कानून को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है या उस कानून को रद्द किया जा सकता है। इसी को हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। PIL क्या होता है? तो P का मतलब पब्लिक, I का मतलब इंटरेस्ट, ठीक है, और L का मतलब लिटिगेशन, ठीक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो आपका आंसर होगा। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL होता है। इसी को हम जनहित याचिका कहते हैं। इसी को हम जनहित याचिका कहते हैं। कहाँ से लिया गया है ये USA से लिया गया है। और कहाँ पर इसको मतलब दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। हाई कोर्ट आपका 214 के तहत है और सुप्रीम कोर्ट आपका 124 के तहत है, ठीक है। आगे देखिए, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्च न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी में होगी? तो यानी कि भाषा के बारे में जिक्र हो रहा है, तो भाषा कहाँ तक है? 343 से लेकर 351 तक जो भाग है 17, इस भाग 17 में क्या कहा गया है? मतलब भारत की लिपि जो है वो देवनागरी तथा भारत की भाषा हिंदी होगी। उसी के बीच में एक आर्टिकल आता है 348, 348 के तहत ये कहा गया है चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, इसके कार्य करने की जो भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी। इस हिसाब से आपका आंसर जो होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत, ठीक है। बाकी भारत की भाषा हिंदी होगी
और उसकी लिपि देवनागरी होगी वो 343 के तहत है। एक भाषा आयोग बनता है वो 344 के तहत है। अगर किसी राज्य में लोग चाहते हैं कि उनकी भाषा को मान्यता दी जाए तो वो 345 के तहत है। आगे देखते हैं, देश की किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? यानी कि किसी भी कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है उसको किसी और कोर्ट में अगर भेजना है तो ये पावर किसके पास है? ये सुप्रीम कोर्ट के पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। वही सर्वोच्च न्यायालय जो कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। ये एक ही है, सभी न्यायालयों का न्यायालय यही है, संविधान का संरक्षक भी यही है। और इसके लिए अनुच्छेद जो है वो 124 है जिसके तहत ये प्रावधान किया गया है। और 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी और 28 तारीख को यानी 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। इससे पहले भी एक बार सुप्रीम कोर्ट बन चुका है और वो कौन सा था? 1773 के तहत कलकत्ता में बनाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, छोड़िए चीज़ें आप यहीं से जान लीजिए, काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन अगर आप थोड़े बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो चीज़ों को नोट्स बनाया कीजिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था बनाई? कॉलेजियम व्यवस्था क्या होती है? यानी अगर आपको और भी जज चाहिए तो आप कैसे चुनेंगे? तो उसमें एक जज होगा, बाकी 4 और न्यायाधीश होंगे। ये सब मिल के डिसाइड करेंगे कि किसको जज बनाना है नहीं बनाना है। इस व्यवस्था को हम कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। और इस कॉलेजियम व्यवस्था को शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी 1993 में। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में और भी न्यायाधीश अगर बढ़ाने हैं या किसको देखना है या बढ़ाना है, उसकी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है या एक विधि होती है कॉलेजियम व्यवस्था। और ये कॉलेजियम व्यवस्था कब शुरू की गई थी? 1993 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय में अगर कार्यवाहक न्यायाधीश है उसको नियुक्त कौन करेगा? पढ़ चुके हैं हम लोग, राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारत में जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उसके तहत जो 5 प्रकार की रिट दायर की जाती हैं, उन रिट के तहत आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण होता है। ये किस आर्टिकल में है? ये 32 में है। इसे ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है और इसी के तहत आप 5 प्रकार की रिट दायर करते हैं। आंसर होगा 32, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कब हुई सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना? 1950 के संसद के अधिनियम द्वारा, भारतीय संविधान अधिनियम के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम 1953 के द्वारा? आंसर होगा भारतीय संविधान के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है वो भारतीय संविधान के द्वारा हुई। अधिनियम पूछता तो 1935 वाला होता। और कब हुई? 1950 में हुई, ये भी आपको पता है। भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। ठीक है, इनकी रिटायरमेंट की एज कितनी होती है? 65 साल होती है। अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसे कम से कम वकील के रूप में 10 साल काम करना होगा, जज के रूप में 5 साल काम करना होगा। इतनी सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। अब हम लोग अगली बार जब हाईकोर्ट पढ़ेंगे तो जो चीज़ें बचेंगी उन चीज़ों को भी पूरा कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो के लिए धन्यवाद।